हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ब्राइट टू ब्रिलियंसी यूट्यूब चैनल। सो आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 10 के न्यू टॉपिक की तरफ चलते हैं। हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे थे, अगर जो स्टूडेंट्स अभी आज हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने इस टॉपिक से पहले का टॉपिक नहीं क्लियर किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो और वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। इसके आगे के भी सारे वीडियोस हमारे चैनल में ही हैं। सो बेसिकली आज हम चलते हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इसमें हमें समझना है कि कैसे यूरोप में नेशनलिज्म मेक किया गया, लोगों ने बनाया, नेशनलिज्म आया कैसे, लोगों के अंदर देश की भावना जो है, देश को लेकर जो फीलिंग्स है वो कैसे बढ़ी, वो इंक्रीज कैसे हुई, उसी को आज हम चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे बताया है इन मिड 18th सेंचुरी में देयर वाज नो नेशन स्टेट इनसाइड यूरोप। यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट उस समय में बिल्कुल भी नहीं था। बट मिड 18th सेंचुरी, मिड मतलब होता है मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी, ठीक है। फिर बताया गया कि जब क्योंकि था ही नहीं नेशन स्टेट, तो नेशन स्टेट क्या है फिर तो ये है कि नेशन स्टेट में एक कॉमन आइडेंटिटी होना बहुत ज़रूरी है, कॉमन कल्चर फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है और कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए। अगर ये तीन चीज़ें होती है तभी हम इन तीनों चीज़ों को फॉलो करने पर ही नेशन स्टेट बनेगा। तो नेशन स्टेट होने के लिए हमें क्या चाहिए? कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर एंड कॉमन आइडेंटिटी लोगों की होगी, तभी एक नेशन स्टेट कहलाया जाएगा। देन वो फॉलो करना तो बहुत ज़रूरी है ऑब्वियसली। देन नेशन स्टेट कौन से थे उस समय में, वो हमें जानना है। एक तो हो गया जर्मनी, देन फ्रांस, हंगरी एंड इंडिया। ये तीनों ही जो है उस समय में नेशन स्टेट बन चुके थे उसके बाद, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें हैं, एक तो हो गया जर्मनी, फ्रांस, हंगरी एंड इंडिया, ये चारों हमारे नेशन स्टेट उस समय से ही बने आ रहे हैं। फिर हैब्सबर्ग एम्पायर, ये हैब्सबर्ग एम्पायर क्या है, ये भी हमारे बुक में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसको बहुत बच्चे क्या इग्नोर कर देते हैं, ध्यान से पढ़ते नहीं, या चैप्टर पढ़ के सम अप करके रखने से नहीं होगा। तो हमें देखना है कि क्या क्या पार्ट पोजीशन हमारा आएगा, कौन सा पार्ट आएगा, कौन सा हमें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हैब्सबर्ग एम्पायर क्या था? हैब्सबर्ग एम्पायर एक ऐसा एम्पायर है जिसमें आइडिया, कल्चर, ट्रेडिशन एंड लैंग्वेज, ये चारों चीज़ें जो है वो डिफरेंट हुआ करती थी। मतलब आइडियाज़ भी अलग अलग आइडियाज़ के लोग हैं, फिर अलग अलग कल्चर के लोग हैं, फिर अलग अलग ट्रेडिशन के लोग भी एक साथ है। मतलब बोल सकते हैं कि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी एंड अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग थे। और टू मच, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, ये चीज़ें जो है इसमें इसका मतलब क्या समझते हैं कि टू मच डाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हुआ करती थी। तो आगे हमको समझनी है कुछ चीज़ें, जैसे कि एरिस्टोक्रेट्स हो गए पीजेंट्स एंड मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेट्स, पीजेंट एंड मिडिल क्लास। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एरिस्टोक्रेट्स से। एरिस्टोक्रेट्स किसको कहते थे? वेल्दी पीपल ऑफ सोसाइटी, जितने भी लोग काफ़ी वेल्दी थे, रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, उनको एरिस्टोक्रेट्स कहा जाता था। फिर ओन स्टेट, जिनका खुद का स्टेट होता था, टाउन हाउसेस होता था, कंट्री साइड में खुद का ही घर, प्रॉपर्टी वगैरह होता था। थर्ड है कि सोशली एंड पॉलिटिकली काफ़ी पावरफुल थे, लाइक सोसाइटी में उनका उठना बैठना है, पॉलिटिकल लाइन में उनका उठना बैठना है, उनकी पहचान है, उसमें कोई पोजीशन में है तो वो सोशली एंड पॉलिटिकली पावरफुल हुआ करते थे। एंड फैमिलीज कनेक्टेड बाय मैरिज टाइज, और ज़्यादातर अमीर जो लोग होते थे, रिच थे या पावरफुल थे, वो दोनों ही क्या करते थे, शादी करके अपने आप को और ज़्यादा पावरफुल बना देते थे। दैट मीन्स वो एरिस्टोक्रेट्स से मैरिजेस करते थे। दे स्पोक फ्रेंच, वो लोग ज़्यादातर मैक्सिमम एरिस्टोक्रेट्स पीपल फ्रेंच ही बोलते थे। एंड यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ, उनका वे ऑफ लाइफ जो है वो कॉमन होता था। क्यों? क्योंकि एक एरिस्टोक्रेट दूसरे एरिस्टोक्रेट्स के फैमिली में ही मैरिजेस होते थे, तो उनका लाइफस्टाइल ऑलमोस्ट सेम होता था, ना ही बहुत बड़ा ना ही कुछ छोटा, तो वैसा था एरिस्टोक्रेट्स। नेक्स्ट आते हैं पीजेंट्स में। पीजेंट्स क्या होते थे? पुअर पीपल ऑफ सोसाइटी, काफ़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। पीजेंट्स यानी कि फार्मर्स, डिड नॉट हैव मच लैंड एंड सम वेयर इवन लैंडलेस, किसी के पास लैंड भी नहीं होता था, किसी और के लैंड में वो काम करते थे, या तो कुछ लोग तो ऐसे थे जिन लोग बिल्कुल ही लैंडलेस थे, उनके पास ज़मीन भी नहीं थी। एंड थर्ड पॉइंट है दे वेयर इन मेजॉरिटी। बस बात ये है, प्लस पॉइंट ये कि इन लोगों का पास क्या था? मेजॉरिटी था, ठीक है।
नेक्स्ट है कि दे वेयर नॉट पावरफुल ड्यू टू मनी। मेजॉरिटी तो है इन टर्म्स ऑफ कि उन लोग साथ तो है, यूनिटी तो है, बट उन लोगों के पास मनी पावर बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट आता है मिडिल क्लास। दे वेयर नाइदर वेरी पुअर नॉर वेरी रिच, ना ही अमीर थे ना ही गरीब थे, मिडिल क्लास पीपल। एंड दे वेयर एजुकेटेड, मिडिल क्लास लोग ही एजुकेटेड हुआ करते थे, जैसे कि बिजनेसमैन मिडिल क्लास की कैटेगरी में आते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, प्रोफेशनल्स आते हैं। इन तीन तरीके का, ये जस्ट एग्जाम्पल है ये तीन, इन लोगों के पास ही, इन मिडिल क्लास लोगों के पास ही ज़्यादातर आइडियाज़ हुआ करते थे। तो आगे हमें ये चीज़ समझना है कि आइडियाज़, लोगों के पास क्या आइडियाज़ थे। आइडिया तो उस समय में यही आया कि नेशन एक यूनिटी वाला नेशन चाहिए, जिसको हम नेशन स्टेट बोलते हैं, जिसमें क्या होगा बेसिकली सेम कल्चर के लोग एग्जिस्ट करेंगे, सेम ट्रेडिशन के लोग एंड सेम लैंग्वेजेस के लोग। अगर ये तीनों चीज़ें हैं देन ही हम इसको नेशन स्टेट कह सकते हैं। फिर आते हैं लिबरल नेशनलिज्म। लिबरल नेशनलिज्म किसको बोलते हैं और उसका क्या मीनिंग है। लिबरल नेशनलिज्म को हम लिबरलिज्म भी बोलते हैं, जिसमें कि हम आते हैं, अब ये टॉपिक जो है लिबरल नेशनलिज्म को बहुत ही डिटेल्स में नेक्स्ट बुक में भी इसी तरीके का ये टॉपिक दिया हुआ है, एक सब टॉपिक है, इसमें अच्छे से लिबरलिज्म को क्लियरली डिफाइन किया हुआ है। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर, तो यहाँ पे बताया है कि लिबरल नेशनलिज्म क्या है, ये सवाल है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है लिबरल नेशनलिज्म में क्या होता है, एरिस्टोक्रेसी एंड हो जाता है। इससे पहले ही हमने पढ़ा कि एरिस्टोक्रेसी किसको कहते हैं, जो जितने भी रिच क्लास के पीपल हैं उनको एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। वो वाला रूल कि जितने भी एरिस्टोक्रेट्स पीपल थे वो रूल कर रहे थे सोसाइटी को या नेशन को, तो वो रूल तो ये तो खत्म हो गया, टोटली फिनिश हो गया। देन गवर्नमेंट विथ पीपल्स एग्रीमेंट, गवर्नमेंट जब आया तो लोगों के साथ एग्रीमेंट करने लगा, इसका मतलब लोगों का हाँ या ना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। देन फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल का फ्रीडम भी लोगों को मिलने लगा। देन इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब इक्वल, ये भी मिल गया क्योंकि नेशन स्टेट आ गया, लिबरलिज्म आ गया। एंड एंड ऑफ क्लेरिकल प्रिविलेजेस, क्लेरिकल प्रिविलेजेस का मतलब होता है जितने भी लोगों को प्रिविलेज मिल रहा था बचपन से बाय बर्थ, जो लोगों भी फैसिलिटीज मिल रही थी बाय बर्थ, उसको प्रिविलेजेस कहते हैं, वो भी खत्म हो गया। एंड लास्ट पॉइंट ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, मतलब एक ऐसा गवर्नमेंट जिसके बनने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंटेशन, जैसे आज के डेट में हमारा डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश्ड है, वो धीरे से शुरू हो गया। तो अभी हम आगे चलते हैं और कुछ चीज़ों को समझते हैं कि उस समय प्रॉब्लम्स क्या क्या हो रहे थे। प्रॉब्लम्स में था ओनली फॉर मैन विथ प्रॉपर्टी, ये था ओनली फॉर मतलब क्या, जितने भी मैन हैं, ओनली फॉर मैन जिनके पास प्रॉपर्टी थी उन्हीं को राइट्स मिला करते थे। वुमेन्स के पास प्रॉपर्टी होने से भी उनको राइट्स नहीं थे। तो क्या हुआ, प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड वुमेन, ऐसे मैन जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं है और वुमेन जिन लोगों को राइट्स नहीं मिला, ये दोनों लोग ही क्या करते थे उस समय में, एटलीस्ट प्रोटेस्ट करते थे, ठीक है, कि उनको भी इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। बी में है कि ट्रेडर्स हैव टू पे हाई टैक्सेस, जितने भी ट्रेडर्स थे, जैसे कि मान लो हैब्सबर्ग से लंबर्ग में वो जा रहे एक प्लेस से अनदर प्लेस में, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। उस समय में 11 टैक्सेस बैरियर होकर गुजरना पड़ता था, जिसमें कि हर एक बैरियर में लोगों को 5% टैक्स देना ही पड़ता था। ये एक बड़ा इशू था उस समय में। थर्ड ये है कि डिफरेंट करेंसी इज अ प्रॉब्लम फॉर ट्रेडर्स, कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस में जब जाते हैं, मान लो कि ए टू बी 2 पॉइंट है, ए से बी में जाने के लिए ही करेंसी वहाँ पे चेंज अगर हो जाती है तो बड़ा डिफिकल्टी लोग फेस करते हैं, क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, करेंसी चेंज करने में टाइम लगता है, अदरवाइज लोगों को वापस आना पड़ता था। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे थे। सेकेंड बात है कि ये जो डिफरेंट करेंसीज है प्रॉब्लम फॉर ट्रेडर्स है, उसमें हम इसके नीचे ये बताया गया है कि 1834 में क्या हुआ, कस्टम यूनियन शुरू हुआ, जिसको जुडेरियन बोलते हैं। ये इसमें क्या है, स्टार्टेड बाय प्रुशिया से शुरू हुआ था एंड मेनी अदर जर्मन स्टेट ने भी इस चीज़ को ज्वाइन कर लिया। जो यूनियन है, द यूनियन ने एबॉलिश कर दिया टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर मतलब यहाँ पे जो हमने भी बैरियर्स के बारे में पढ़ा, जो टैक्सेस था वो भी एबॉलिश कर दिया कस्टम यूनियन के आने के बाद। एंड रिड्यूसेस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। पहले 30 अलग अलग करेंसीज होते थे, अब 30 से लेके 2 करेंसीज हो गए। तो 2 करेंसीज में तो थोड़ा सा ईजी हो गया 30 से कंपेयर करें तो। देन लास्ट पॉइंट ये है कि प्रोमोटेड अ नेटवर्क ऑफ रेलवे। फिर धीरे से क्या हुआ कि प्रमोट कर दिया गया और नेटवर्क जो
है रेलवे का, उसको काफ़ी प्रमोट किया सो दैट ट्रेडर्स के लिए भी ईजी हो जाए और बाकी कामों के लिए भी डेवलपमेंट हो सके एक पर्टिकुलर प्लेस में।